की बीमारी, जिसे चिकित्सा भाषा में एमनीशिया कहा जाता है, एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति को स्मृति हानि होती है और उसे चीजें याद रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरानी चीजों और बातों को भी याद नहीं रख पाते हैं। हालांकि स्मृति हानि मतलब थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी आम है जो उम्र के साथ चलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में भी चीजें याद रखने में समस्या का सामना करना पड़े तो ये भूलने की बीमारी हो सकती है जो एमनीशिया कहलाती है। एमनीशिया के कारण ज्यादा तनाव या डिप्रेशन भूलने की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव या डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन ब्रेन कोशिकाओं के काम को धीमा करके भूलने का खतरा बढ़ाते हैं। एक दिन में शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आजकल काम और अपने लाइफस्टाइल के कारण लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। नींद पूरी न होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोग धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। शराब और सिगरेट शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इसके इस्तेमाल से जहां शरीर के कई अंग खराब होते हैं, वहीं ये भूलने की बीमारी का कारण भी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि धूम्रपान की वजह से दिमाग की रक्त धमनियां संकरी हो जाती हैं और मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शरीर को स्वस्थ रहने और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। शरीर में इस विटामिन की कमी होने से मेमोरी लॉस, भूलना, चिड़चिड़ाहट और तनाव जैसी समस्या होती है। हर छोटी से छोटी समस्या के लिए आजकल लोग दवाइयां लेने लगते हैं। ज्यादा दवाइयों का सेवन करना भूलने की बीमारी का कारण है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। इसी हार्मोन से दिमाग और सोच को नियंत्रण में रखा जाता है। इस हार्मोन के ना बनने से लोग भूलने की बीमारी का शिकार होने लगते हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसे कारण हैं जिनसे एमनीशिया का खतरा हो सकता है। जाहिर है, इसके कारणों को समझकर अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो एमनीशिया से काफी हद तक बचा जा सकता है। हमारे साथ कार्यक्रम में एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं और आप तमाम दर्शकों के सवाल भी हम तक फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के जरिए आए हैं, जिनका जवाब हम डॉक्टरों से लेंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। आप हमें थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए कि एमनीशिया आखिर है क्या और ये किस तरह का प्रभाव मस्तिष्क पर इसमें पड़ता है। एमनीशिया देखिए टेक्निकल टर्म है और इसका जो अर्थ है आम जनता के लिए है वो है याददाश्त की कमी। अब एमनेसिया याददाश्त की कमी हिंदी में अगर समझें उस बात को तो बड़ा स्पष्ट है कि हम कोई चीजें भूल रहे हैं। अब रोज की चीजें भूल रहे हैं, चाबी कहाँ रख दिया भूल गए, या कुछ सामान लेके जाना था भूल गए, फिर से ऊपर आ रहे हैं लेने के लिए। तो इस तरह से चीजें जो है आप रोज की जिंदगी में होती रहती है। लेकिन ये बात पर तब तक उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती जब तक ये आपके रोज के काम में व्यवधान न डाले। जब तक आपका काम याद आ जाता है, जब आपने कोई चीज याद करने की कोशिश की, भूले हुए याद आ गया, तब तक चलता रहता है। लेकिन जब ये बिल्कुल ही याद नहीं आए या इतने समय बाद याद आए कि आपके रोज के काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो ये फिर सिग्निफिकेंट माना जाता है और इसके पर फिर हमें एक्शन लेना चाहिए, चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उचित इलाज कराना चाहिए। जी, अगर डॉक्टर नेसरी अब हम आयुर्वेद के नजरिए से समझें तो आयुर्वेद एमनीशिया को लेकर क्या कहता है? आयुर्वेद में एमनेसिया, जिसको स्मृति नाश, भ्रंश ऐसे कहा है, तो वो जो 2 प्रकार से होता है। एक तो जरावस्था, जो एजिंग प्रोसेस है, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन है, उसी के कारण भी होता है कि जो 40 के उम्र के बाद स्वाभाविक तौर से कुछ चीजें आदमी भूलने जाता है कि बीमारी जो एक रोग की रोगावस्था के कारण जो होती है, तो आयुर्वेद में अपस्मार मतलब अपगतः स्मृति यस्य, जो तत्काल क्षण में भूल जाता है, ये एक है। और दूसरा उन्माद जैसी जो व्याधि है उसी में भी ये भूल जाता है। तो वो अगर व्याधि अवस्था समझ के भूलना बहुत ज्यादा बढ़ गया और भूलने के साथ साथ वो खुद को भूल गया, खुद का व्यक्तित्व को भूल गया, जैसे अल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया जो कहते हैं, वो गंभीर अवस्था में भी ये भूलने की बीमारी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि शुरुआत के दौर में ही अगर हम चिकित्सा करें और प्रतिबंधात्मक उपचार करें तो हम कई हद तक इसको हम प्रतिबंध कर सकते हैं। अगर हो भी गया तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सक्षम उपचार बताए हैं। ठीक है डॉक्टर शर्मा, याददाश्त से जुड़ी ये बीमारी है, यानी एक तरह से भूलने की बीमारी है, और याददाश्त
कि हम बात करते हैं तो एक तरह से कहें इस बीमारी में मेमोरी लॉस होता है, तो किस तरह से पूरा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है? और मेमोरी भी क्या अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, और इसके भाग भी अलग होते हैं? थोड़ा इससे लेकर अगर आप समझाएं, और ये सब चीज़ें किस तरह से ज़रूरी होती है? इसको देखिए, मैं ज़रा ना एक थोड़ा सा एक बेसिक बात मैं अपने दर्शकों से एक शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम इंसान हैं, हम जो लोगों का जो जीवन है ना, ये कुछ नहीं, एक यादों का जोड़ है। अब जब ईश्वर ने इंसान को बनाया तो भगवान को भी ये लगा कि इंसान कहीं ना कहीं कुछ बातें भूलेगा, तो उसने दो चीज़ें अपने हाथ में रख ली, एक तो दिल का धड़कना और एक सांस का चलना। क्योंकि हम लोग एक प्राणी इस तरह के हैं कि हम चीज़ों को भूलते हैं। तो जीवन का कोई भी अंग है, कोई भी फंक्शनैलिटी है, वो बिना याददाश्त के तो कुछ है ही नहीं। ये लॉस क्या देते हैं। अब बात यदि एमनीसिया पे आए तो एमनीसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीसिया अपने आप में कोई तकलीफ़ नहीं है, ये बहुत सी तकलीफ़ों का एक लक्षण है कि जब इंसान भूलने लगे किसी भी वजह से, और इस हद तक भूले जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको रोज़मर्रा की अपनी चीज़ों की उनमें व्यवधान आने लग जाए। तो यहाँ पे जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी एक कॉग्निटिव पार्ट का एक हिस्सा है जिसके कि हम जोड़ से और आगे अपने एक दिनचर्या को हम चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, वो हंसना सीखता है, ये मुस्कुराना सीखता है, रोना सीखता है, ये भी एक तरह से उसकी मेमोरी का ही लक्षण है। तो इसके पार्ट्स हैं जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं ना, सोच। तो क्या है कि व्यवहार एक चीज़ है, सोच भाव एक दोनों चीज़ों को जोड़ दें तो एक व्यवहार सामने आता है। अब यदि हम एमनीसिया के पर्सपेक्टिव में इसको आप समझिए कि सोच और भाव का आपस में कहीं कोऑर्डिनेशन बिगड़ा, जिससे कि डिज़ायर्ड बिहेवियर सामने नहीं आ रहा है, जो कि एक भुलक्कड़पन या लॉस ऑफ मेमोरी के फॉर्म में आ रहा है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये हमारी जो मेमोरी है, ये बहुत चीज़ों के साथ जुड़ी रहती है। तो अभी जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन, रूप, रस, रंग, स्पर्श, ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये सब जब हमारी एक समावेश करके एक ब्रेन को कोई चीज़ देती हैं और ब्रेन उसको एक जनरेट करके एक बिहेवियर सामने लाता है, वो सब हमारी मेमोरी के बेस पे है। अब मेमोरी दो तरह से हम यदि इसको मेमोरी, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से उठा रहा हूँ और आपसे बात करता जा रहा हूँ। अब हमारा ब्रेन जो है वो इतना अच्छा ऑर्गन है कि वो कहता है मेरे को कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है, मतलब जिस चीज़ को हमको अटेंशन चाहिए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है जो कि सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही है। और जो आपका टॉपिक आज एमनीसिया, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आज के इसमें क्या है कि हम बहुत सी बातें तो भूलना चाह रहे हैं और बहुत सी बातें हम भूलना नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, जब याददाश्त से जुड़ी बीमारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर जो नाम हम सुनते हैं, अल्जाइमर का सुनते हैं, डिमेंशिया का सुनते हैं। थोड़ा अगर मोटे तौर पर आप समझाएं कि एमनेशिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, इनमें किस तरह का फ़र्क है? एमनेशिया की अगर हम बात कर रहे थे अभी तक, एमनेशिया एक सिम्टम है, और अगर हम डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया एक कहा जाए कि और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, नॉट ओनली मेमोरी। तो उसमें थिंकिंग है, जजमेंट है और बिहेवियर है। ये सब चीज़ें भी जब इसमें से भी कोई डिफेक्ट आए तब कहा जाता है कि डिमेंशिया हो गया। तो एमनेशिया के अलावा थिंकिंग में, जजमेंट में, बिहेवियर में, ये सब में जब प्रॉब्लम आने लगे तो ये कहा जाएगा कि डिमेंशिया हो रहा है। अब हम इसी संदर्भ में अल्जाइमर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो डिमेंशिया एक मतलब कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं फल, उसके बाद हम कहें केला, सेब, है ना? तो इस तरह से समझिए कि डिमेंशिया एक फल हुआ, और केला और सेब की बात करें तो ये एक उसमें से एक हुआ कि अल्जाइमर्स डिजीज, या इसी तरह की बात करें हम लोग तो एक नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, तो इस तरह की, या कोई इन्फेक्टिव डिजीज या ब्रेन में ट्यूमर होना, तो इन सब कारणों से जो बीमारियां होंगी, मेमोरी इंपेयरमेंट होगा, और साथ में कुछ न कुछ और, जैसे कि जजमेंट में गड़बड़ी हो, थिंकिंग में गड़बड़ी हो, बिहेवियर में गड़बड़ी हो, ये सब कुछ हो रहा हो, तब हम कहेंगे कि डिमेंशिया। जी, कारण पे अगर आप प्रकाश डालें डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या बड़े कारण हैं, क्या ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से भूलने की बीमारी हो सकती है? देखिए, मैं इसको दो तरह से बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर कम उम्र के लोग अपने बच्चे को लेके आते हैं कि इनकी मेमोरी खराब है, या कई बार 30-35 साल के लोग आ जाते हैं कि इनकी मेमोरी खराब है, और तीसरा ग्रुप है जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग आते हैं कि मेमोरी में गड़बड़ी आ रही है। तो सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूँ
तो इसके पहले कि मेमोरी समझे, सबसे पहले 2 बात और ज़रूरी है समझना कि मेमोरी की जब बात करते हैं हम लोग, तो रजिस्ट्रेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है उसमें। मतलब जो आपके मेमोरी में या ब्रेन में जो फैक्ट्स जा रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, वो ठीक से रजिस्टर हुए या नहीं हुए। उसके बाद अगला स्टेप है, जब आपसे कुछ वापस पूछा जाए तो आप रिकॉल कर पाएँ। कोई चीज़ रजिस्टर हुई ही नहीं फॉर व्हाटएवर रीज़न, जिस समय आप पढ़ रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे माइंड में, उस समय आप डिस्टर्बेंस चल रहा था कुछ इधर-उधर, तो आप ठीक से रजिस्टर नहीं कर पाए, तो रिकॉल की नौबत नहीं आएगी। इसलिए रजिस्टर होने के बाद तब रिकॉल की नौबत आती है। तो रजिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, उसके बाद रिकॉल की नौबत आती है। तब रिकॉल में कोई गड़बड़ी है तो ये माना जाएगा कि हाँ, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा था, उसमें जो माताएँ आ जाती हैं कि इसको, बच्चे को ठीक से याद नहीं होता है। तो इसका कारण अलग है। इसका कारण सबसे पहली बात कि मेमोरी को हम लोग आईक्यू के रूप में एक्सेस करते हैं। तो आईक्यू हर लोगों के लिए फिक्स होता है और ऐज के आधार पे निर्धारित किया जाता है कि इस ऐज में इतना होना चाहिए, अगली ऐज में ऐसा है। तो ये सामान्य माना जाएगा, या इतना पढ़े लिखे आदमी का इतना है तो इतना सामान्य नॉर्मल माना जाएगा। तो अगर आईक्यू बेस्ड अप्रोच की बात करें हम लोग, तो ये समझ में आएगा बच्चे का आईक्यू के हिसाब से अगर ठीक है तो ठीक है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित रहता है। ये हम उसको कोई दवा देके इसको कंप्यूटर से कंपेयर करिए, तो कंप्यूटर की मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें चिप लगा दीजिए, मेमोरी बढ़ जाएगी। बच्चे में कोई चिप नहीं डाली जा सकती कि उसकी मेमोरी बढ़ जाए। तो बहुत सी माताएं बोलती हैं कि मैंने किसी डॉक्टरों से मिला, उन्होंने कोई दवा बताया है, इससे मेमोरी बढ़ जाएगी, तो ऐसा असंभव है, मेमोरी बढ़ती नहीं है दवा खा के। तो जैसी मेमोरी मिली है उसको हमें उपयोग करना होता है और अधिक से अधिक उपयोग करना होता है। रजिस्टर करिए, रिकॉल करिए, आगे यूज़ करते रहिए। ये बच्चों की उम्र की बात करें, 35-40 साल की उम्र के अक्सर आदमी आते हैं कि मेमोरी खराब हो गई, आजकल चीज़ें भूल रहा हूँ। इस उम्र में सबसे प्रमुख कारण है एक ही बार में कई काम करना। एक ही समय में ये लोग कई काम कर रहे होते हैं। आज का इस उम्र का आदमी एक ही समय बहुत से काम कर रहा था। वो बैकग्राउंड में सोच रहा होता है कि हमें आज घर पे सब्जी लेके जाना है, साथ में ऑफिस में जाने के बाद क्या काम करना है, आज जब ऑफिस में हमारे बॉस के सामने पेश होऊँगा तो क्या-क्या बताया था उन्होंने वो हमें बताना है, काम हुआ है, नहीं हुआ है। और यही नहीं, हो सकता है शेयर में भी इन्वेस्ट करता हो, कौन-सा शेयर गिर रहा है ये पता करता हो। तो बहुत सी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता है। तो इसको फिर से कंप्यूटर समझिए। एक कंप्यूटर जो कि विंडोज़ के संदर्भ में काम करता है, एक विंडो आपने वर्ड की विंडो खोल लिया, आपने पावर पॉइंट की विंडो खोल ली, साथ में एक्सप्लोरर खोल लिया, गूगल क्रोम खोल लिया। तो जब बहुत कंप्यूटर की मेमोरी एक फिक्स मेमोरी है, फिर से उसी तरह समझिए जैसे आदमी की मेमोरी फिक्स है। तो बहुत सारी विंडो खोल लिया आपने, तो उसमें आप पाएँगे कि एक लिमिट के बाद कंप्यूटर बैठ जाता है। उसकी कोई सी भी विंडो ठीक से काम नहीं करती। तो ये प्रमुख कारण होता है आज के समय में 30, 35, 40 साल के लोगों में मेमोरी की कंप्लेंट करने का। तो जब बहुत सारी विंडो में काम करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आती है जिस वजह से वो मेमोरी को समझते हैं कि कम हो गई है। अब ज़्यादा उम्र की बात करें हम, तो ज़्यादा उम्र के लोगों में वो कारण है जो हम लोग बार-बार जानना चाहते हैं। ज़्यादा उम्र के लोग, पहले कहा जाता था सठियाना कहा जाता था, 60 इयर्स के बाद मेमोरी में खराबी आने लगती है। तो मैं आजकल उसको 65याना बोलता हूँ क्योंकि रिटायरमेंट एज ज़्यादातर जगहों पे 65 वर्ष है। तो ये समझिए कि 65 वर्ष की उम्र के बाद डॉक्टर नेस्री, अगर लक्षणों की बात करें, मोटे तौर पर आप लोग सभी लोग बता रहे हैं कि चीज़ें रखकर भूल जाना, बातें याद ना रहना, लेकिन ये कब समझा जाए? जैसे उम्र के पड़ाव को लेकर भी डॉक्टर श्रीवास्तव ने समझाया, क्या कारण हो सकते हैं, वजह हो सकती हैं। लक्षणों को देखकर कब ये समझा जाए कि हमें अपने बच्चे को या फिर एक जो युवा है उसे या फिर एक बुजुर्ग है उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, ये मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊँ, लेकिन जो अभी कारणों के बारे में जो बताया डॉक्टर ने, तो उसमें आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो आयुर्वेद में ये कहा कि हमारा जो खान-पान है, उसी से ही मन, हायर मेंटल फैकल्टीज और बुद्धि, जिसका धी, धृति, स्मृति मतलब मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉल, ये तीनों चीज़ें उसी से जुड़ी हुई, उससे बनती है। तो खान-पान में आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये डाइट को बहुत अहम महत्व दिया है, जिसमें जो सात्विक खाना है, जो ताज़ा बनाया हुआ, शुद्ध ताज़ा रोज बनाया हुआ, उससे ही मेमोरी के जो अच्छे भाव है, मेमोरी बनती है, ये आयुर्वेद कहता है। दूसरा जो तामसिक डाइट है, जो पर्युषित मतलब बासी खाना, अगले दिन का खाना, टीन फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, इससे मेमोरी कम, मेमोरी पे वो हायर सेंटर्स पे वो ज़्यादा असर करता है। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो अन्य कोई शास्त्र में नहीं है,
जो एक बहुत हमने रिसर्च भी उस पर भी किया है, वो है इनकम्पैटिबल डाइट। मतलब कुछ ऐसे चीज़ों का चाहिए, जैसे दूध के साथ खट्टे फल नहीं लेना चाहिए। हम तो मिल्क शेक लेते हैं, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक लेते हैं, जो खट्टे फल है वो अगर मिल्क के साथ लिए या दूध के साथ कोई खिचड़ी वगैरह, चाय के साथ नमकीन ले लिया, तो दूध के साथ कोई लिया तो वो जो कुछ भी प्रोटीन्स बनते हैं दैट रियली एडवर्सली अफेक्ट द सिंथेसिस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मेमोरी। ये 3 मुख्य कारण है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो डाइजेस्टिव, जो गट माइक्रोबायोटा है, जिनका पेट हमेशा खराब होता है, इंडाइजेशन की लॉन्ग टर्म बीमारी, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर हम कहते हैं, आयुर्वेद में ग्रहणी रोग कहते हैं, ये अगर लगातार क्रॉनिक बीमारी है तो जो आहार रस बनता है जिससे मेमोरी का भी नरिशमेंट होता है, धीरे धीरे उसका एक लक्षण अल्प मेमोरी, स्मृति अल्पता में होता है। तो हम बाकी भी देखते हैं कि उसका ओवरऑल स्टेटस क्या है, क्योंकि डाइजेशन का भी स्टेटस है कि उसका परिणाम स्वरूप मेमोरी कम होना, ये एक लक्षण हो सकता है। तो शारीरिक, मानसिक और आचार में, मतलब बिहेवियरल, बाकी भी अन्य लक्षणों को साथ में लेते हुए फिर हम स्मृति कम होना, इसको देखते हुए फिर डॉक्टर के पास हम रिफर कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर शर्मा, सवाल लूंगी मैं ये अजय, इसमें आप जोड़ें क्योंकि आपने कहा एंजाइटी हो सकती है। मैं ये जानना चाहूंगी, आजकल जैसे मल्टीटास्किंग की बात हो रही है, अलग अलग प्रेशर की बात है, तनाव और स्ट्रेस कितना बड़ा कारण एमनेसिया के पीछे हो सकता है? देखिए, मैं हर अपनी टॉक में इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि मैं तनाव के ऊपर तनाव लेने को कहता हूँ हमेशा, कि स्ट्रेस को हमेशा स्ट्रेस दीजिए। मीन्स क्या होता है, देखिए हमारा एक ब्रेन है और हमारी जो एक सोच विचार है ना, ये समाहित है बहुत सी चीज़ों का। जैसे मैंने पहले भी कहा, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जब ये एक संदेशा हमारे ब्रेन को देते हैं तो उसके अंदर, ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स बने हुए हैं जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि एक संदेशा गया तो दूसरा संदेशा भेजते हैं। तो इस तरह से ये आपस में एडजस्ट होते हैं, इधर का संदेशा इधर जाता है और इधर का संदेशा इधर जाता है। अब जैसे ही हम हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर बदलाव आ जाता है। सबसे बड़ा एक जो स्ट्रेस हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 चीजें हैं, इधर से इधर हमने संदेशा भेजना है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक कोटिंग कर दी। ये कॉर्टिसोल क्या करता है कि यहाँ जाके एक कोटिंग बना लेता है। तो इधर का संदेशा इधर कैसे जाएगा ये बताइए, और आपकी मानसिक ये मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, और जैसे ही आप भूलने लगते हैं तो एक और तनाव पैदा हो जाता है कि अरे मुझे तो याद ही नहीं आता है। और जब आपको 3-4 बार याद नहीं आता है तो देखिए आपके आसपास के लोग भी उसको रीइंफोर्स करने लग जाते हैं कि अरे इसको तो भूल ही जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा 2 बार 3 बार भूला तो उसको ये होता है कि इसके तो भुलक्कड़पन ही है, तो भूलता ही है, ये सीख ही नहीं सकता। तो एक स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है। डॉक्टर नेसरी, अगला जो सवाल है वो विशाल कुशवाहा ने हमसे पूछा है कि जो भूलने की बीमारी होती है, क्या उसे दूर किया जा सकता है? आप मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर, और आयुर्वेद में किस किस तरह के उपाय मौजूद हैं भूलने की बीमारी? अगर हमारी आंखें देख भी रही है, कुछ सुन रही है, कुछ हाथों से, मोटर ऑर्गन से लिख रहे, कर्मेंद्रिय से है, अगर ऐसी सारी चीजें अगर हम एक साथ करें तो कोई भी चीज ब्रेन को एक साथ नहीं जाएगी। मन का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक चीज एक बार एक ही चीज करिए, फोकस करिए, तो कंसंट्रेशन अच्छा ही होगा। और सेंसरी और मोटर, क्योंकि मन ये बीच का कोऑर्डिनेटर है। वी ऑलवेज से दैट सोल, बुद्धि, जहाँ मेमोरी बनती है, वो फाइनल जज है, बॉस है, लेकिन माइंड इज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द सोल। मतलब कुछ भी आप अगर अपने मन का और इंद्रियों का और बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं किया तो ब्रेन को भी अगर आप यूज नहीं करेंगे, स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो वो भी भूल जाएंगे। तो ओल्ड एज में खासकर आपको कुछ ना कुछ रिक्रिएशन, हॉबीज, एक्टिविटी जो पॉजिटिव, सकारात्मक के साथ ऐसे एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अयोग, अतियोग, और तीसरा है मिथ्यायोग। मिथ्यायोग मतलब गलत चीजों से जोड़ना। अगर कंप्यूटर में
लगातार आप डिजिटल कंप्यूटर में गेम ही खेलते रहे, हॉरर मूवी देखते रहे, या मिथ्यायोग मतलब जो अल्कोहल, नशा करना या गुटखा खाना, ये जितने भी एडिक्शंस है उसको मिथ्यायोग सभी इंद्रियों का अगर आप करेंगे तभी वो मेमोरी के असर करता है। बहुत छोटा छोटा कमेंट चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा, एक प्रश्न है से, इन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा 10 साल का है, कभी कभी अगर उसकी किसी बात के बीच में कुछ और बात करने लगो तो पूछता है कि मैं क्या कह रहा था, उसे तुरंत याद नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा था। क्या मुझे चिंता करने की ज़रूरत है या ये आम है? और इसी के साथ साथ में बच्चों के दिमाग पर जो आजकल गैजेट्स हैं और मोबाइल फ़ोन का यूजेज जो इतना बढ़ गया है, इसका किस तरह का असर है और बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे, और होम्योपैथी में किस तरह के उपाय मौजूद हैं इसके लिए? देखिए, इसमें यदि 10 साल का बच्चा और एक कंसंट्रेशन बोल रहा है कि मेरे को डिस्टरबेंस बीच में हो गई है, तो डेफिनेटली सी बात है कि एक बैक में कोई ना कोई विंडो खुली ज़्यादा आकर्षित कर रही है। क्योंकि हम एक खिलौने को कब छोड़ते हैं, जब हमें दूसरा अच्छा खिलौना मिल जाता है। लेकिन हमारे लिए पहला खिलौना ही अच्छा था तो हम उसके अंदर अटके हुए थे। अभी जैसे इन्होंने पूछा कि गैजेट्स के लिए, तो गैजेट उसका एक अट्रैक्शन है, उसको वो अटेंशन ज़्यादा दे रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही है मल्टीटास्किंग, मतलब वो बात तो कर रहा है लेकिन दिमाग में उसके गैजेट भी चल रहा है, तो वो चीज़ उसको डिवाइड कर देती है। बच्चों के लिए हम ये बात करते हैं और होम्योपैथी की बात होती है। देखिए, ये 3 चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिट्राइवल। यूजली हमारे पास मदर्स इसलिए आती हैं कि ये रिट्राइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रही है। हमेशा रिजल्ट और नंबर को लेके ही बच्चों के लिए झगड़ा शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप देखिए प्रॉब्लम होती है डिसऑर्डर्स, उसके अंदर बच्चा कर ही नहीं पा रहा होता, इसको हम एक इंटरनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं आपके पास आंख भी है, कान भी है, जबान भी है, आपको सब कुछ दिख रहा है, हमने तो आपका सब कुछ जांच करा लिया। तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे को कहीं, वो चीज को हमको रूल आउट करना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तीसरा, ये बच्चे गैजेट्स के कारण अपनी नींद को पूरा नहीं लेते हैं। तो जैसे ही नींद पूरी नहीं होती तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगेन कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं। तो डिजायर्ड बिहेवियर क्या चाह रहे हैं कि बच्चा सब कुछ याद करे और सब कुछ करे। ठीक है। और लास्ट में बहुत छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगी, जो उम्र के साथ भूलने की शिकायत होने लगती है, काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं परिवार में, इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? और होम्योपैथी और साथ ही डॉक्टर नेसरे आपसे आयुर्वेद के नज़रिए से भी समझूंगी, कितनी मदद आयुर्वेद और होम्योपैथी कर सकता है? उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी है उसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? डॉक्टर शर्मा जी, देखिए, जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक नेचुरल डेथ तो होती ही होती है। अब उनको हमको बचाना है। जैसे कोई प्रीवियस हिस्ट्री है किसी के यहाँ डिमेंशिया की और अब वो उस ओल्ड एज के अंदर आए हैं, तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पहले से ही उनको इस तरह की दवाएं दे दी जाएं। जैसे कि हम होम्योपैथी के अंदर इसको एक साइकोसिफिलिटिक माइजम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब यहाँ होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, किस तरह का एमनीसिया है, क्या डेट के लिए है, क्या अभी खाने के लिए है, क्या अभी क्या किया था उसके लिए है, या क्या करना है उसके लिए, या क्या जगह के लिए, मतलब घर से तो निकले थे, निकल गए, अब घर का रास्ता ही भूल गए। तो ये चीजों के लिए होम्योपैथी बड़ी स्पेसिफिसिटी दवा है जो कि साथ में काउंसलिंग और अदर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को मेजर करके होम्योपैथी बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नेसरे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेद में एक मेध्य रसायन नाम का बहुत बड़ा एक ग्रुप है कि जिनसे हम सप्लीमेंट दे सकते हैं, रिजुविनेटिंग हर्ब्स, जिसमें ब्राह्मी, आंवला, मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा, ये सभी को अवस्थानुसार और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम दे सकते हैं। खान पान में हम जरूर हर किसी को करते हैं कि देयर इज अ नेचर सिग्नेचर। जैसे अखरोट है, वॉलनट है, तो वो ब्रेन के सभी को नरिशमेंट देता है। तो जैसे उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी कही, तो वो बायोजेनिक अमाइन है, उनको वो सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो सिंथेसाइज करते हैं। तो ऐसे जो ड्राई फ्रूट है जैसे कि बादाम है, अखरोट है, खान पान में घिया, लौकी, ये सभी बुद्धि को, मेमोरी को बढ़ाते हैं। खान पान में दूध और घी, आयुर्वेद में सात्विक कहा है, हर किसी छोटे बच्चे को गाय का घी और दूध ये जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये मेधा का मेध्य है, मेधा को वर्धन करता है। मेधा में धी, धृति, स्मृति है, तो ये मेध्य रसायन ये बहुत बड़ा
अहम चिकित्सा का और प्रतिबंध का हिस्सा लेता है। इसको हर किसी को हर उम्र में कुछ ना कुछ मेध्य रसायनों को जरूर लेना चाहिए। खान पान में तो हम इसके साथ साथ हम तिल है या जैसे मसालों की चीजें हैं, दालचीनी, जीरा, धनिया, ये सभी मेध्य रसायनों में कहे जाते हैं। तुलसी का पत्ता जो आजू बाजू में हमारे होम फार्मेसी, किचन फार्मेसी में, ये हर महिला, हम यही कहते हैं कि महिलाओं को, जैसे कि मैं तुलसी तेरे आंगन की ऐसे कह के रोज पानी डाल के एक तुलसी का पत्ता लेना है, तो यही एक तो एंजाइटी भी कम करती है, मेमोरी को भी अच्छी रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेसरी आपका, डॉक्टर शर्मा आपका, डॉक्टर श्रीवास्तव आपका। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी और उम्मीद है कि जो आज बताई गई बातें हैं उसका आप सभी लोग ख्याल रखेंगे और अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाकर तंदुरुस्त तन के साथ मन और दिमाग को भी तंदुरुस्त रखेंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। इजाजत दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।